कैसे हैं आप सब। और आज से हम लोग अपना एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और छोटी क्लासों में हम लोग इसको चाहे बीएससी, एमएससी या 12th लेवल में किसी भी कंपटीशन की क्लास में, चाहे CSIR, नेट, गेट हो, IIT, जैम, जेई, नीट, कुछ भी हो, हम लोग इस चैप्टर को कठिन चैप्टर भी मानते हैं। और कठिन हो भी जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे करते हैं और ये सोचते हैं कि ये 10, 15, 20 फार्मूले हैं, हम उनको तैयार कर लेंगे और हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर अगर थोड़ा भी चेंज कर देता हो, चाहे यूनिट कन्वर्जन में हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन में हो, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंजमेंट करता है तो तुरंत हमारा दिमाग वहाँ से काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो थ्योरी का पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो अच्छे से क्लियर नहीं करे रहते हैं। तो आज से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरी को एक एक करके समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर उसके न्यूमेरिकल इतने कठिन क्यों माने जाते हैं और हमें क्या कुछ करना रहेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम चालू करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। तो आइए एक नज़र मारते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या कुछ हमें पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहली बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ सीखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, कहाँ से आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ज़रूरत क्या पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो ये सारा कुछ सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीखेंगे, कितने टाइप के सेल होते हैं, उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड, कौन लेफ्ट में होता है कौन राइट में होता है, कैसे हम एनोड कैथोड को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। गैल्वानिक सेल क्या होते हैं, डेनियल सेल क्या होते हैं, वोल्टाइक सेल क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सीखेंगे। फिर इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे कि EMF कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल में क्या कुछ चेंजमेंट आता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है नट्स इक्वेशन। हमारा नट्स इक्वेशन क्या होती है और साथ साथ उसके एप्लीकेशन, ये पोर्शन भी हमारा पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। एप्लीकेशन में भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और उनका एक एक न्यूमेरिकल दो मतलब एक एक टॉपिक के कई सारे न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस के बाद कोलेराउस लॉ देखेंगे, फैराडे लॉ देखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस देखेंगे, कंडक्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, KSP क्या होता है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इन सब टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये हमारा था सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला इलेक्ट्रो और दूसरा लगा हुआ है केमिस्ट्री, यानी दो पार्ट में इसे तोड़ा जा सकता है। पहला एक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रो का मतलब हमने निकाला कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है और केमिस्ट्री का मतलब सीधा निकल के आता है रिएक्शंस से, चाहे रिएक्शन लिखें या फिर हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या देखेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है, कभी कभी क्या देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनाते हैं, लिख भी सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और कभी क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, और इन्हीं सब की मैकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे।
इन्हीं सब की मैकेनिज्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरे सामने रखा हुआ है ये रिमोट, आपके पास भी घर में इस तरह का रिमोट होगा। रिमोट में हम पीछे क्या देखते हैं कि इसमें हमारे सेल पड़े हुए होते हैं और सबके मतलब पूरे भारतवासी सारे लोग करते हैं कि 1-2 महीना चलाने के बाद इसको ठोकते हैं और फिर आगे इसे दिखाते हैं, टीवी के आगे, बोर्ड के आगे, जो भी हो आपके पास, ठोक पीट के इसका काम चलाते हैं। हमें क्या पता है कि हमारे इस रिमोट में पीछे पड़ा हुआ है सेल, और सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, केमिकल भरे हुए हैं। समझना भाई, रिमोट है, रिमोट के पीछे सेल पड़ा हुआ है और सेल में भरे हुए हैं केमिकल्स। अब वो केमिकल जब हम बटन दबाते हैं तो अपने इस बोर्ड, अपने इस टीवी, अपने एसी, किसी का भी जो रिमोट हो वहां पे हमें असर दिखाता है। यानी हम इसको ऑन ऑफ करना तो हम रिमोट वहां बैठ के दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। यानी केमिकल एनर्जी चेंज होती है कहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे होती है, क्या कुछ काम होता है, सेल के अंदर क्या क्या कुछ है, क्या कुछ ऐसा सिस्टम भरा हुआ है, क्या कुछ सिस्टम बने हुए हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। उसी तरह हम सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है। यानी सेल के बारे में हम लोग सीखेंगे। सेल से आगे हम अपनी कहानी चालू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कि बेसिक पार्ट क्या था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट भी सीखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो सीखते हैं और उसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या देखा गया, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक हम लोगों ने बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने फिल कर दिया क्या, CuSO4 का सॉल्यूशन। समझिए, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहां इसमें फिल कर दिया क्या, CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने बीकर लिया, बीकर में CuSO4 का सॉल्यूशन फिट कर दिया और एक Zn यानी जिंक की रॉड हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। देखो, ये हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या डुबो दिया, एक जिंक रॉड, Zn रॉड हमने इसमें डुबो दिया और एक इधर हम लोगों ने थर्मामीटर लगा दिया। ये हमने लगा दिया, मान लो क्या है, थर्मामीटर। इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं नाम देता हूं थर्मामीटर। थर्मामीटर ये Zn की रॉड थी, ये CuSO4 इसमें भरा हुआ है एक्वस। ये हमने एक सेटअप तैयार किया कि भाई बीकर लिया, बीकर में हमने एक रॉड डाल दिया, थर्मामीटर लगा दिया, CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया, इधर Zn का रॉड पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी रॉड है उस रॉड के नीचे, उस रॉड के नीचे ये रेड कलर में कुछ प्रेसिपिटेट जमा होने लगा है। दिख रहा आपको, इस रॉड के नीचे कुछ रेड कलर का प्रेसिपिटेट जमा होने लगा है। तो भाई समस्या वाली बात आ गई कि हमने एक रॉड रखा था, CuSO4 रखा था, Zn की रॉड डाल दिया तो उसके नीचे प्रेसिपिटेट जमने लगा। और प्रेसिपिटेट किसका था, यही Zn की रॉड जो थी, जो इस सॉल्यूशन के इतने हिस्से में डूबी हुई थी। यही रॉड जो ऐसे मोटी मोटी है ना, ये पतली होती चली जा रही थी। मतलब यही रॉड से प्रेसिपिटेट निकल के सॉल्यूशन पे नीचे गिर रहा था। तो मान लो ये रॉड कैसे होती चली गई, ये रॉड ऐसे ऐसे ये पतली होती चली गई। जितना हिस्सा इसमें डूबा हुआ था ये पतला होता चला गया। और क्या कुछ पता चला कि भाई प्रेसिपिटेट नीचे गिर रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ये CuSO4 होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमको पता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें पता है कि ब्लू कलर का होता है। तो जैसे जैसे ये रॉड का कुछ हिस्सा जो डूबा हुआ था वो नीचे गिर रहा था, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमने लगा था नीचे, एक चीज हमें और पता चली कि भाई जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो फेड हो रहा था। मतलब ब्लू सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे जाता हुआ हमें दिख रहा था। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहली अगर हम बात करें तो एक हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा था। दूसरा हमने बात किया कि ब्लू कलर फेड हो रहा था, ब्लू कलर हमारा फेड हो रहा था।
तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात हो गई कि भाई जब इस रॉड का नीचे से कटना चालू हो जाएगा, मतलब जैसे ये रॉड है एक समान मोटाई की है, नीचे अगर ये पतली होती जाएगी तो इसका वेट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी जो जेडन रॉड है इसका जो वेट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या, जेडन रॉड का जो वेट है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जेडन रॉड का वेट रिड्यूस हो रहा है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि हम लोग थर्मामीटर लगाया था, तो थर्मामीटर लगाने के बाद देखा कि हमारे पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर हमारा जो है, जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा था। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में ये चार चीजें हुई। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने चालू किया, बोला कि इलेक्ट्रो होती प्लस केमिस्ट्री होती है। इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल रिएक्शंस में या फिर केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग चेंज करते हैं आपस में और उनकी मैकेनिज्म देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक बीकर रखा, जेडन की रॉड डाल दिया, थर्मामीटर लगा दिया, CuSO4 का ब्लू सोल्यूशन भर दिया और सिस्टम को थोड़ी देर रख दिया। देखने के बाद पता चलता है कि हमारे इस बीकर के निचले हिस्से में रेड कलर का कुछ प्रेसिपिटेट सा बनने लगा है और वो प्रेसिपिटेट जेडन रॉड का था। तो जब जेडन रॉड से प्रेसिपिटेट नीचे गिरना चालू हो गया तो इसका मतलब वो रॉड नीचे पतली होती चली गई, पतली होती चली गई तो रॉड का वेट कम हो गया। तो पहली बात कि हमारा रेड प्रेसिपिटेट बना, दूसरी बात ब्लू कलर जो सोल्यूशन था वो फेड हो गया, स्पेलिंग देख लेना, फेड की स्पेलिंग, फेड हो गया। तीसरा, जेडन रॉड का जो वेट है वो रिड्यूस होता चला गया। चौथा, टेम्परेचर हमारा राइज हो गया, यानी टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला गया। तो ये चार चीजें हमारे इस सिस्टम पे हुई। तो अब पता क्या चला कि भाई ये सिस्टम में चारों चीजें हुई कैसी होंगी। तब दिमाग ये लगाया गया कि अच्छा जेडन की रॉड लेके चले थे, तो जेडन की रॉड में भाई जेडन का हो सकता है ऑक्सीडेशन और CuSO4 में से Cu का हो गया होगा रिडक्शन, ये माना गया। कहानी समझते जाइए कि क्या मान के चले साइंटिस्ट लोग, बोले कि जो जेडन था, जो तुम जेडन की रॉड लेके चले हो, वो रेड कलर का जो प्रेसिपिटेट दे रहा है वो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ Zn, बोले ये हुआ होगा। और दूसरा क्या बोले कि Cu+2 जो CuSO4 था उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और बना क्या दिया होगा, Cu सॉलिड बना दिया होगा, इसका हो गया होगा रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑफ Cu+2, बोले ये कुछ हुआ होगा। और हमें एक चीज और पता है बहुत अच्छे से कि जिस भी सिस्टम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं उसमें हम बोलते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो हमें क्या पता चला कि इस सिस्टम में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिसका डेल्टा जी लेस देन हमारा 0 है। ये पता चला। एक ही कंटेनर में ये सारे सिस्टम हो रहे थे, हमारे इसी कंटेनर में ये सारे सिस्टम हो रहे थे, ऑक्सीडेशन वाला भी रिडक्शन वाला भी। तो ये समझ में आया कि इसका जो रेड प्रेसिपिटेट बन रहा था इसलिए बन रहा क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन हो गया और इधर CuSO4 के सोल्यूशन में से Cu का हमारा रिडक्शन हो गया। इस वजह से ये चार अंतर हमें देखने को मिले। अब ये क्या पता चला कि यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। भाई ये पूरा सिस्टम अंदर चल रहा था, इसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी किसके फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है। तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी या एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, और किस फॉर्म में रिलीज हुई है, ये हमारा हीट के फॉर्म में रिलीज हुई है। हीट के फॉर्म में एनर्जी हमारा रिलीज हुई है, हीट के फॉर्म में, क्योंकि पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई कुछ ना कुछ हुआ, रिडॉक्स हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी हमें किसके फॉर्म में मिली, हीट के फॉर्म में मिली। हमारे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन इस एनर्जी, इस हीट का हम कोई उपयोग नहीं कर पाए, हम कोई इसका यूज नहीं कर पाए कि भाई ये जो हीट मिली, ये सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका हमने क्या यूज किया, हमें क्या मिला। हम बस इसको निहारते रह गए, देखते रह गए,
कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते इसका टेम्परेचर यहाँ था और यहाँ पहुँच गया। अब बात आती है कि तुमने केमिकल रिएक्शन तो करवा दी, हीट भी मिल गया, लेकिन तुम उसका क्या कर पाए हो? तो पता चला कि भाई हम इसका कुछ भी नहीं कर पाए हैं। टेम्परेचर बढ़ गया और हम इसे देखते रह गए कि भाई हाँ रिएक्शन हुई है, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब इसी जो एनर्जी है या हीट है, इसको हम उपयोग में कैसे लाएं? क्या कुछ सिस्टम बनाएं कि सेल, ये सेल की टाइप ही बन गया है, तो इस सेल से जो भी सिस्टम में हीट एनर्जी निकली है उसका हम उपयोग कैसे कर सकें। तब इसके लिए नई बात आई सेल के बारे में। यहाँ से शुरुआत है, बेसिक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से बनी। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखा, सारा सेटअप सेट किया और बताया क्या गया कि जो जेडन की रॉड थी उस नीचे से कट के उसी में रेड प्रेसिपिटेट बना रही थी, कलर उसका ब्लू से फेड होने लगा, टेम्परेचर उसका बढ़ने लगा, प्रेसिपिटेट हमें मिलने लगा। तब ये पता चला कि ऑक्सीडेशन हो रहा और रिडक्शन हो रहा, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, जेडन का ऑक्सीडेशन, Cu का +2 का रिडक्शन। लेकिन हमारे क्या काम में आई, यानी जो एनर्जी, जो हीट वो जो निकल रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, उस हीट और हीट का एनर्जी का हम क्या कुछ यूज कर सकें, उसके लिए क्या सुविधाएं थी। तो उसके लिए बनाया गया सेल। अब जैसे रिमोट का एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि टीवी का रिमोट हो, घड़ी के जो सेल होते हैं, उस घड़ी के सेल में ऐसा क्या कुछ पड़ा होता है, कौन सा केमिकल पड़ा होता है, सेम यही कंडीशन रहती होगी, केमिकल पड़े होते होंगे। केमिकल पड़े होने के बाद उनसे हीट, उनसे टेम्परेचर बढ़ता होगा। उस टेम्परेचर को हमें बदलना किस में है? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है। तो केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपस में हमारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना है सेल। तो अब यहाँ से हमारे सिलेबस में आए, नाम आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो हम लोग टेक्स्ट हेडिंग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। चाहे कहो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे कहो गैल्वानिक सेल, चाहे कहो गैल्वानिक सेल, और चाहे कहो इसे वोल्टाइक सेल, तीनों एक ही नाम है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल। इनका काम क्या है? इनका काम हमने सीखा भी, क्या देखने जा रहे हैं कि भाई ये लोग केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे हमारी केमिकल एनर्जी होती है। उस केमिकल एनर्जी से या उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहे हैं। केमिकल एनर्जी आप देख चुके थे कि भाई हमारे पास ये पूरा सिस्टम था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो केमिकल से, इन सारे केमिकल से हमें क्या मिल रहा था? इन सारे केमिकल जो अंदर भरे हुए हो केमिकल, इनसे हमें एनर्जी मिल रही थी। अब इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करना चाहते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या नाम लिया, कौन सा सेल लिया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, चाहे गैल्वानिक सेल बोलो, या उसी को हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं, जिनका काम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का होता है। तो इसका एग्जांपल हम क्या लेके चलते हैं? इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं ZnCu का एक सेल, यानी ZnCu इलेक्ट्रोड का एक सेल, जिसका नाम क्या लिखते हैं? जिसका नाम हम लिखते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल। और क्या कहा जाता है कि डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? आपसे कोई पूछे कि डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वानिक सेल का, वोल्टेइक सेल का। आपसे कोई पूछे वोल्टेइक सेल का एग्जाम्पल बताओ, तो डेनियल सेल। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही यही एग्जाम्पल है,
बहुत सारे सेल हम बना सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा, सबसे प्राइमरी, सबसे बढ़िया एक जो सेल है वो हमारा डेनियल सेल है। पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो हम लोग डेनियल सेल के बारे में काम करेंगे। और क्या पता है हमें कि डेनियल सेल का यूज करके डेनियल सेल में क्या कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझ के हम ये समझेंगे कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। उद्देश्य अपना ना भूलिएगा, हम लोगों ने एक बीकर लिया था, रिएक्शन लगाई थी, टेम्परेचर बढ़ गया था, उस टेम्परेचर, उस हीट, उस एनर्जी का कुछ उपयोग नहीं कर पाए। उस एनर्जी हीट के उपयोग करने के लिए हमने सेल का सहारा लिया। सेल के सहारे में हमने डेनियल सेल का सहारा लिया, जो Zn और Cu का एक सेल होता है जिसका काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना होता है। अब बात करते हैं अपने प्यारे से सेल डेनियल सेल के बारे में और सीखते हैं क्या कुछ होता है इस सेल में। बढ़िया सा इसका हम फिगर बनाते हैं, एक बड़ा सा एक फिगर बनाते हैं डेनियल सेल का। एक हमने बीकर ये लिया, दूसरा बीकर हमने ये लिया, और इन दो बीकरों में से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर दिया। एक में यहाँ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हम लोगों ने फिल कर दिया। और पहले वाले में हम लोगों ने एक रॉड डाल दिया था, किसका, पिछले केस की तरह। इसमें हम लोगों ने Zn का रॉड डाल दिया है और इधर साइड हमने डाल दिया है Cu का रॉड। लिख देते हैं इनका नाम, ये है हमारा Cu और ये है हमारा Zn। इस सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया था कि भाई इसमें हम लोगों ने ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ था। इसमें हम लोग क्या फिल किए हैं, इसमें हम लोग CuSO4 का सॉल्यूशन भरे हुए हैं। CuSO4 का हम लोगों ने सॉल्यूशन फिल किया था और इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ देते हैं। बीच में आप चाहे एक बल्ब सा लगा लीजिए जिससे करंट पास होगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें करंट पास हो रही है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा फिगर हम लोगों ने बनाया। और क्या देखें कि भाई Zn में हमारा हो रहा था ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा था हमारा रिडक्शन। इधर साइड हमारा ऑक्सीडेशन, इधर साइड रिडक्शन। यानी Zn वाला जो है सिस्टम, यानी कि Zn वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था। ये तो पढ़ के आए थे कि एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हमने कहा भाई Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या कुछ होगा। आपको क्या लगता है क्या कुछ हो रहा होगा। कह रहे Zn रॉड में से आयन सॉल्यूशन में गिरने लगे, कि Zn की जो ये रॉड है, इस Zn की रॉड से कुछ आयन सॉल्यूशन में गिरने लगे। यानी यहाँ क्या आ गया, Zn+2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, Zn+2 आ गया। ये नीचे गिरते चले गए, Zn+2 गिर रहा है भाई, तभी तो रॉड पतली हो रही थी, तो ये रॉड पतली हो गई, Zn+2 यहाँ पे टूट के गिरने लगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए, तो पता चला इलेक्ट्रॉन तो रॉड के अंदर ही रह गए, इलेक्ट्रॉन रॉड में रह गए। जब इलेक्ट्रॉन उस रॉड में रह गए तो उस पूरे रॉड में कौन सा चार्ज हो गया, तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इस रॉड पे हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। सिंपल सी बात थी क्या, यही पहला बीकर तो हम लेके चले थे शुरुआत में, और इसमें हमने ZnSO4 और ZnSO4 और Zn की रॉड डाल दिया और ये देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, Zn का टूट टूट के नीचे गिरने लगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर रह गए। जब निगेटिव चार्ज आने लगा, धीरे धीरे इस रॉड पे निगेटिव चार्ज आने लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे दूसरी रॉड की तरफ जाने लगे। भाई यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया तो निगेटिव वाला धीरे धीरे पॉजिटिव रॉड की तरफ जाने लगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरे रॉड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन हमारे पहुंच गए। और दूसरे साइड में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इस सॉल्यूशन में पहले से ही क्या फिट है,
CuSO4। और CuSO4 में होता क्या है भाई, Cu+2 होता है, Cu+2 + SO4 माइनस। तो Cu+2 ने देखा कि इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं, बोले वाह इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं, हम तो Cu+2 ही हैं, तुम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, आओ तुमसे इलेक्ट्रॉन हम लेके, और यहाँ Cu चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu। यानी इस सोल्यूशन से, एक्वस सोल्यूशन से Cu+2 निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और अपनी Cu की रॉड में चिपक जाएगा, अपनी Cu की रॉड में चिपक जाएगा। और रिएक्शन क्या दिखाएगा कि Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना दिया Cu। ये था हमारा एक्वस और ये था हमारा सॉलिड। तो ये इतनी फिनोमिना हमारी होती गई, इतनी फिनोमिना हमारी होती गई। अब हालांकि ये न्यूट्रल है, हालांकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये रॉड हमारी न्यूट्रल है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके रॉड के और इस रॉड के कंपैरिजन में अगर ये निगेटिव है तो हम इसको न्यूट्रल ना बोल के हम बोल देंगे क्या कि ये हमारी रॉड पॉजिटिव हो गई। इसको न्यूट्रल ना बोल के इसको हमने बोल दिया कि ये रॉड हमारी पॉजिटिव हो गई। तो क्या कुछ हुआ, हमें क्या कुछ देखने को मिला अगर हम बनाएं तो हमें पता चला कि एक होता है एनोड हाफ सेल या एनोड और दूसरा होता है कैथोड। 2 सेल हम लोगों ने बनाए थे। ये पता चला कि जो एनोड वाला है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो इस साइड में, किधर साइड में, ये हमारी साइड जो है यहाँ पे हो रहा था Zn को ऑक्सीडेशन, तो हमने इस वाले को नाम दिया एनोड। पहले यही लिख लेते हैं कि इसको हमने नाम दिया एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एनोड है कैसा, निगेटिव है। लेफ्ट में है कि राइट में है, तो लेफ्ट में है, तो हम लिख सकते हैं एनोड है, लेफ्ट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड है, लेफ्ट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोड है। एनोड में है, लेफ्ट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोड है, और दूसरा ये निगेटिव है, दूसरा ये निगेटिव है। ये खास बात निकल के आई हमारी, किसकी, एनोड की। अब कैथोड की क्या बात निकल के आई, तो कैथोड में हमने लिखा कि भाई ये कैथोड है हमारा, ठीक है। फिर ये राइट में है, भाई वो लेफ्ट में हुआ तो ये हमारा राइट में हुआ। इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। दूसरा ये हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। तो ये इस सेल के बारे में हमें इतना कुछ पता चला। तो आओ इसको साफ साफ इधर साइड लिख लेते हैं। हमने एक ट्रिक बनाया एलोन। एलोन देखो क्या कहा गया, एनोड होता है, लेफ्ट में होता है, ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव होता है, और वो इलेक्ट्रोड होता है। कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि एनोड हाफ सेल रिएक्शन, लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, निगेटिव, इलेक्ट्रोड, कुछ भी बोल सकते हो। कैथोड कहाँ होगा, तो हमें पता है कैथोड हमारा राइट साइड में होता है। क्या होता है कैथोड में, तो कैथोड में हमारा जस्ट इनका उल्टा करते चले जाओ, रिडक्शन होता है। कैथोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर इलेक्ट्रोड होता है। तो ये कहानी हमें पता चली इस सिस्टम से। किस सिस्टम से, इतना, यानी ये हमने सर्किट टाइप का अपना पूरा एक बना लिया कि एक प्रॉपर सेटअप तैयार कर लिया कि 2 बीकर लिए, उनमें सोल्यूशन फिल किया, 2 रॉड लगा दी, बीच में एक बल्ब लगा दिया, और ये देखा कि Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn नीचे गिरता चला गया, पतली होती रॉड चली गई, इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बहने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ फ्लो करने लगे। इधर पॉजिटिव चार्ज है, Cu+2 है, देखा इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं, खुश हो गया, जाके Cu वाली रॉड से चिपकने लगे, यानी यहाँ से Cu+2 निकल के Cu वाली रॉड में चिपकने लगे। बोले हम तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बढ़िया Cu के साथ हम मिल जाएंगे। तो ये इतना सेटअप हमारा अच्छा खासा चल रहा था, जिससे ये पता चला ये एनोड है, लेफ्ट है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोड है, निगेटिव है, कैथोड है, राइट है, रिडक्शन है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड है। ध्यान रखना, अपने उद्देश्य से मत भूलना। हमारा उद्देश्य क्या था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, हमारा उद्देश्य ये था, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल का एक एग्जाम्पल डेनियल से लिया हुआ है, Cu Zn सेल या Zn Cu सेल, और उसका सेटअप हम लोगों ने तैयार करके रख दिया है। अभी सेटअप तैयार हुआ है, अभी हम उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखो क्या होता है, आगे क्या बताया गया समझना। एनोड से और कैथोड से कहा यह गया,
एनोड के सॉल्यूशन के अंदर, इस एनोड के सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। दिख रहा है हमें कि एनोड के सॉल्यूशन, ये एनोड का सॉल्यूशन है और उस एनोड के सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चले जाएंगे। भाई धीरे धीरे वो रॉड पतली होती चली जाएगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं। तो ये नीचे क्या आ रहा है, Zn+2 Zn+2 Zn+2। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या होता चला गया, पॉजिटिव होता चला गया। एक समय आपको भी लग रहा होगा, एक समय ऐसा आएगा ये Zn+2 इस रॉड को चारों तरफ से घेर लेंगे, इतना सारा Zn टूटेगा कि सॉल्यूशन में Zn+2 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 भरता चला जाएगा। और भरता चला जाएगा तो एक समय आएगा ये वाले Zn+2 इस रॉड को, बची हुई जो रॉड होगी उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, यानी चारों तरफ आ जाएगा Zn+2 Zn+2 Zn+2। चारों तरफ से इसको घेर लिया है, चारों तरफ से इसको घेर लिया है। किसने, Zn+2 ने चारों तरफ से घेर लिया है। और तब इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देंगे, बोले जाने नहीं देंगे तुम्हें, जाने नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि चारों तरफ से हमने तुम्हारी रॉड को घेर लिया है। अब तुम कहोगे जब रॉड टूट टूट के गिर ही रही तो घेरोगे कैसे? अरे मेरे भाई, जैसे ये मोटी सी एक रॉड थी, ये यहाँ पे सोल्यूशन भरा हुआ था, तो ये रॉड धीरे धीरे इतनी पतली हुई तो इतना सारा ये जो Zn+2 इतना सारा ये इसमें टूट टूट के गिरा, तो वो Zn+2 इतनी सारी रॉड को टोटल से घेर लिया, बची हुई रॉड को, और बोला अब उस इलेक्ट्रॉन को हम जाने नहीं देंगे, हम उसको पकड़ के रखेंगे। बोले अब तो और आफत आ गई, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो होगा तो जिस उद्देश्य के लिए हमने सेल बनाया था वो काम करना बंद कर देगा, वो काम करना बंद कर देगा। और सेम वही हाल, यानी इस सिस्टम में क्या हुआ कि Zn+2 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 बढ़ता चला गया, उस रॉड को चारों तरफ घेर लिया, बोला इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देंगे। ठीक उसी समय इस सिस्टम में क्या हुआ, उस सिस्टम में ये बताया गया कैथोड में Cu+2 जाता जाएगा रॉड में। कैथोड में क्या होगा, Cu+2 इस रॉड में, Cu+2 रॉड में सोल्यूशन से निकल के, सोल्यूशन जब देखा कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 100-200, तो Cu+2 इस सोल्यूशन से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है और पकड़ के इस रॉड के चारों तरफ चिपक गया। यानी इस रॉड के चारों तरफ क्या हो गया, Cu हमारा आके चिपक गया, इस रॉड के चारों तरफ हमारा Cu आके चिपक जाता है। और सॉल्यूशन में ठीक उसी समय क्या बच रहा है, केवल SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, यानी Cu क्या हुआ, Cu तो जाता गया, Cu तो ऊपर जा रहा है, Cu+2 और नीचे सॉल्यूशन में निगेटिव बच रहा है, SO4 निगेटिव। यानी सिंपल सी बात समझ में आ रही है, इस सॉल्यूशन में चारों तरफ Zn+2 बच रहा है, इस सॉल्यूशन में चारों तरफ SO4 बच रहा है। अब जो वो SO4 बच रहा है सॉल्यूशन में, यानी वो सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, निगेटिव करता जा रहा है, और सॉल्यूशन पे निगेटिव करता जा रहा है, तो SO4-2 इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। भाई जब पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, SO4-2, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर से, तो SO4- कहेगा हम भी निगेटिव, तुम भी निगेटिव, हम तुमको रिपेल कर देंगे। ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे हैं और ये SO4 निगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे हैं। तो जब तुम जाने नहीं दे रहे हो, हम आने नहीं दे रहे हैं, कैसे होगी रिएक्शन, कैसे बनेगा हमारा तुम्हारा काम? तो मामला बिगड़ने लगा। यानी सोच के चले थे यार बढ़िया 2 बीकर रखेंगे, जो जड़ के अपना सिस्टम बना देंगे, लेकिन इधर SO4- की संख्या बढ़ती गई, इधर Zn+2 की संख्या बढ़ती गई, और ये जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का ये हमारा रुकने लगा। और हम पहले से ही चाह रहे थे क्या, कि सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप ना हो। जैसे इधर देखो +2 डेवलप हो गया, इधर SO4-2 डेवलप हो गया, और हमारा एक उद्देश्य था कि भाई सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप ना हो और इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो होते रहें, हम उसको आगे करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बना लेंगे। लेकिन अगर चार्ज डेवलप हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा और बैटरी धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर पड़ती चली जाएगी, और फिर हम लोग अपना रिमोट ठोक ठोक के अपना काम चलाएंगे। यानी सिस्टम तो हम बढ़िया बना ले गए थे कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इधर करंट फ्लो हो गई, सब कुछ हो रहा था। अभी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट कहाँ फ्लो करती है, पॉजिटिव से निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स वाले मास्टर ने पढ़ाया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में करंट बहती है। ये इधर जा रहे थे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट बह रही है हमारी पॉजिटिव टू, करंट किधर से चल रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमारी करंट बहने लगी थी। सिस्टम तो बढ़िया बन गया था, हमने करंट भी पैदा कर लिया,
लेकिन दिक्कत आ गई, दोनों जगह हमारा चार्ज डेवलप हो गया। और चार्ज डेवलप हो गया तो भाई ये धीरे धीरे चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को रोक देगा बहने से। इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, हमारी बैटरी बेकार हो जाएगी। और बैटरी बेकार हो जाएगी, यार इतनी जल्दी अगर बैटरी बेकार होने लगी तब तो आफत हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये Zn+2 जो बन रहा है ये थोड़ा कम हो जाए, और जो इधर SO4- बन रहा है ये हमारा थोड़ा कम हो जाए, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रह सके और हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे साल्ट ब्रिज। अब बात आती है साल्ट ब्रिज क्या होता है। तो साल्ट ब्रिज एक ग्लास की ट्यूब होती है और वो यू शेप में होती है। कौन से शेप में होती है, यू शेप में हमारी वो साल्ट ब्रिज की एक ट्यूब होती है। इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज की ट्यूब होती है। अब इसमें हम अपना साल्ट ब्रिज अंदर फिल कर देते हैं, यहाँ पे हमारा साल्ट ब्रिज फिल हो जाता है। अब बात आती है सर साल्ट ब्रिज होता क्या है, साल्ट ब्रिज के अंदर फिल क्या करते हैं। तो इस साल्ट ब्रिज की जो ट्यूब है इसमें हम लोग एक इनर्ट क्या डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डाल देते हैं। अब बात आती है सर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारे KCl क्या होता है, KCl या फिर K2SO4 या फिर NH4NO3, ये हमारे सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। या फिर KNO3 या फिर KCl, इतने सारे KCl तो हम लिख चुके हैं, इतने सारे हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हम लोग NH4Cl भी लिख सकते हैं, NH4Cl। इनको हम लोगों ने कहा कि ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यानी हम लोग इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर जेली, किसमें, अगर जेली, ये नया नाम है आपको लिए कि अगर जेली में भर के इस ट्यूब के अंदर भर देते हैं। तो बात आती है कि सर ये अगर जेली क्या होता है। तो ये एक सेमी लिक्विड होता है, इसकी जगह पे हम जिलेटिन का भी यूज कर सकते हैं। अगर जेली आपको नहीं मिल रहा है तो जिलेटिन का यूज कर लीजिए। और इसका मेन काम होता है सोल्यूशन को गाढ़ा बनाना। जैसे आटा सानते हो ना, हम लोग घर में आटा गूंथते हैं, अब पानी ज़्यादा हो जाता है तो आटा उसमें और मिला लेते, फिर उसको ऐसे करते, फिर आटा वो गाढ़ा हो जाता है। या तो फालतू के एग्जाम्पल था, कोई दूसरा भी ले सकते हो आप, जिसमें कि हम लोग कुछ ऊपर से मिला देते हैं सोल्यूशन में सेमी लिक्विड टाइप का, जिससे हमारा वो सोल्यूशन गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें अगर जेली या फिर जिलेटिन में हम लोग इनमें से कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर के अपने इस यू ट्यूब शेप के साल्ट ब्रिज में भर देते हैं और इसको उठा के कहाँ रखते हैं, अपने इस वाले सिस्टम में। देखो कैसे, आपको कौन सा कलर इसमें ज़्यादा दिखेगा, ब्लू ना दिख के ये दिखेगा। हम लोग इसमें अपना वही साल्ट ब्रिज एक लगा देते हैं। तो ये साल्ट ब्रिज है और हमने यहाँ पे लगा दिया और इसके अंदर भर दिया क्या, KCl अगर जेली के साथ। इसका नाम क्या देते हैं, ये हमारा है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज है, क्या भरा हुआ है, KCl। अब इधर साइड है हमारा Cl- इसके अंदर, और इधर साइड है हमारा K+, किसके, यू ट्यूब के जो अंदर, ये यू शेप की जो ट्यूब है इसके अंदर इधर साइड Cl- है और इधर साइड K+ है। तो बात आती है सर ये साल्ट ब्रिज रख देने से हमारे इस सेल में क्या फर्क पड़ेगा। और ये बात मत भूलना कि हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे थे। एक सेल का निर्माण किया और सेल को बनाने के बाद हमें एक दिक्कत आई थी, सोल्यूशन में Zn+2 ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, इधर सोल्यूशन में SO4 नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो इधर इलेक्ट्रॉन को आने से ये भी रिपेल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इस रिपेल को और रोकने को हमें रोकना है, उसके लिए हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया। अब साल्ट ब्रिज काम क्या करेगा, इधर भरा हुआ है Cl- और इस सोल्यूशन में ज़्यादा क्या हो गए थे, Zn+2, तो ये Cl- इन Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इधर क्या है, SO4-, तो ये K+ जो है ये इस SO4- को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी इधर K2SO4 बना सकता है, इधर ये ZnCl2 बना सकता है कहने के लिए, बाकी वो न्यूट्रलाइज कर देंगे।
तो अब काम क्या हुआ, आसानी हमारे लिए ये हो गई कि जो Zn+2 रोक रहा था इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए, उस Zn+2 को कम करने के लिए ये Cl आ गया, मेंटेन कर दिया। Cl ने Zn+2 को बोला शांत हो जाओ। इधर क्या हुआ, ये जो SO4- था उसको बैलेंस कर दिया, K+ ने बोला शांत हो जाओ। तो फिर क्या हुआ, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते गए और हमको करंट मिलती गई और हमारा बल्ब जलने लगा। यानी कि ये हमारा कंप्लीट सेल हुआ, ये हमारा कंप्लीट सेल हुआ। सेल का फिगर हुआ, सेल में कैसे कैसे हुआ, ये सारा कुछ अभी हो गया है। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बने रहिएगा। आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं या ऐप में देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब में सारे वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मिलेंगे बहुत अच्छी तरह से। अगली क्लास में हम पहले इसका क्विक रिवीजन मारेंगे जितना आज सीखे हैं, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, और साल्ट ब्रिज का नोटेशन कैसे लिखा जाता है, सेल नोटेशन कैसे लिखा जाता है, और उनके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास में जितना सीखा, अगर मोटा मोटी देखें क्या बताया गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चालू किया। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन से, यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म हमें देखना था। सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि Zn का जो रॉड का वेट है वो कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा फेड होने लगा है। इतना सारा कुछ हमने देखा, तब पता चला इसकी जो हीट निकल रही है उसका हमको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा इसको यूज करने के लिए हम एक सेल का निर्माण करते हैं। उसके लिए हमने गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीनों के लिए तीनों एक ही नाम है। तीनों का एक ही एग्जाम्पल हमने लिया, क्या, डेनियल सेल, Zn और Cu का सेल। उसको बना के देखा, कैथोड दिखाया, एनोड दिखाया, कैथोड की हाफ सेल, एनोड की हाफ सेल। एनोड में हम लोगों ने एक ट्रिक सीखा, एलोन, यानी एनोड होता लेफ्ट होता, ऑक्सीडेशन होता, इलेक्ट्रोड होता निगेटिव होता, कैथोड होता राइट में होता, रिडक्शन होता पॉजिटिव होता, इलेक्ट्रोड होता है। फिर उसके बाद दिक्कत क्या आई थी, सब कुछ सही चलने लगा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, करंट इधर से इधर बह रही थी, हमारा ये बल्ब जलने लगा था। यानी केमिकल एनर्जी को हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल में चेंज कर ले रहे थे। लेकिन अचानक से हमें दिक्कत आ गई कि Zn यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन को रोकने लगा, बोले तुम नहीं जा सकते हो। इधर हमारा SO4 निगेटिव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा, बोला हम खुद ही निगेटिव, तुम कहाँ से चले आ रहे हो, हम तुम्हें रिपेल कर देंगे। तो इधर रोक रहे हैं कि ना जाओ, इधर ये रिपेल कर रहे हैं कि यहाँ ना आओ। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने एक नया तकनीक यूज किया, क्या, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में हम लोगों ने क्या कुछ भरा, तो KCl, NH4Cl ये सब कुछ भरा, और KCl का हमने एग्जांपल यहाँ लिया, जिसको अगर जेली में भरा। आपके पास अगर जेली नहीं है तो जिलेटिन भर सकते हैं। इनका काम सोल्यूशन को गाढ़ा बनाने का होता है, सोल्यूशन को गाढ़ा बना के भर देंगे। उसके बाद देखा कि ये Cl इस Zn को शांत करा लेंगे और ये SO4 इस Cu को शांत करा लेंगे, और फिर से इलेक्ट्रॉन का क्रम चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलती रहेगी। तो कल की क्लास में सबसे पहले आके हम इसको एक बार फिर से देखेंगे 2 मिनट में, और उसके बाद देखेंगे कि जो साल्ट ब्रिज है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, कि कैसा साल्ट ब्रिज हमें अच्छा माना जाना चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर यूज करते रहिएगा, दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिएगा, अपना और अपने को ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।